देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इन दिनों सियासत गर्म है, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और साथ साथ दिल्ली में विधानसभा चल रही है और इसी के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष में कांटे के प्रहार देखने को मिल रहा है। और जहां आपको बता दें कि यूपी की सियासत इन दिनों महाकुंभ को लेकर महासियासत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाकुंभ जैसा महाआयोजन जो इस धरती पर सिर्फ भारत में हो सकता है। 60 से 62 करोड़ लोग इस आयोजन में शामिल हुए। कुंभ के जरिए देश की राजनीति गर्मा गई है, जहां यूपी विधानसभा में पक्ष विपक्ष तो मध्य प्रदेश के बिहार में महाकुंभ पर लगातार राजनीतिक वार पलटवार देखने को मिल रहा है। सरकार ने 7,000 करोड़ महाकुंभ में खर्च किए, जबकि विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने चाक चौबंद डिजिटल कुंभ का दावा किया तो विरोधियों ने भगदड़ में मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए। सरकार ने महाकुंभ में ऐतिहासिक भीड़ की मिसाल दी तो पीएम मोदी ने एकता के महाकुंभ को बदनाम करने का भी आरोप मढ़ा। इन सब के बीच जहां आपको बता दें कि सीएम योगी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जो उन्होंने आज विधानसभा से दिया। सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरती मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, अमीरों को धंधा मिला, गरीबों को रोजगार मिला, भक्तों को भगवान मिले। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आ सकती है। और इन सब के बीच एक तस्वीर सामने आई, जहां राजधानी दिल्ली की वो तस्वीर है, जहां आपको बता दें कि लगातार सत्ता परिवर्तन के बाद आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी है और एक के बाद एक सवाल दागती हुई नजर आ रही है। आतिशी और जहां आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं रेखा, उनके बीच लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है इन सब के बीच। और एक साथ जो आपको बता दें कि एक और तस्वीर राजस्थान से सामने आ रही है, वहां पर इस तरह का आप विरोध प्रदर्शन टीवी स्क्रीन पर है आपके, जहां लगातार विरोध प्रदर्शन राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन विपक्ष आखिरकार क्यों इतना हंगामा काट रहा है, सदन क्यों नहीं चलने दे रहा है, इसे चुनाव की टीस मान रहा है सत्ता पक्ष। इन सब के बीच क्या कुछ बयानबाजी आज देखने को मिली, वो बयान आपको सुनाते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं थे। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26। 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। और देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है, भारत के अंदर अगर हम संख्या को देखें, जनसंख्या को देखते हैं तो 144 करोड़ का भारत है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या। समाजवादी पार्टी हमेशा असंसदीय असंवैधानिक आचरण करती है। सदन को डिस्टर्ब करना, सदन न चलने देना और हमेशा हो हल्ला करना, इनका सदन चलाने में कोई विश्वास नहीं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गुंडई, अराजकता, दंगा फसाद बढ़े हैं, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रही है और इस बात को वो स्वीकार हमेशा करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि सदन व्यवस्थित ढंग से चले और माननीय अध्यक्ष जी जो भी निर्देश देंगे, सदन व्यवस्थित ढंग से चलेगा। सरकार पूरी तरह से सदन चलाने के लिए। समाजवादी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि आपने नेताजी को लेकर एक पुराने हमने कोई बयान, कोई नेताजी का नाम मैंने नहीं लिया है, किसी का भी नाम हमने सदन में नहीं लिया। आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं और हम सभी का सम्मान करते हैं। हंगामा उचित नहीं है, विरोध उचित होता है। हंगामे से सदन का समय भेंट चढ़ाना ठीक नहीं है। सदन चलता तो उनके 1 दर्जन विधायक कम से कम बोलते
समाज की आवाज़ बनते, क्षेत्र की आवाज़ बनते, उनकी सरकार का भी प्रचार करते कि हमारे सरकार के समय ऐसा ऐसा अच्छा काम हुआ था, इस सरकार में नहीं हो रहा। तो इसके मतलब उन्होंने जो हंगामे से भेंट चढ़ाया है सदन को, ये मान के चलो दर्जन भर विधायकों की आवाज़ को उन्होंने ख़त्म किया और जनता की आवाज़ को ख़त्म किया। वो कह रहे हैं हमारी बात सुन नहीं आ रही है। नहीं, बात तो सुन भाई, वो बाहर तो जो क्वेश्चन आवर होता है वो विपक्ष की आवाज़ होती है। रोज़ क्वेश्चन चल रहा है, रोज़ लोग आवाज़ दे रहे हैं, रोज़ उस पर जवाब हो रहा है, रोज़ है। तो आप खुद ही हंगामा करके अपने विधायकों की आवाज़ को नहीं लाने देना चाहते हैं। उस पर दर्जन भर लोग आज कम से कम क्वेश्चन बोलते हो, आज का क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। तो आपने खुद ही जनता की आवाज़ को ख़त्म किया, अपने विधायकों की आवाज़ को ख़त्म किया है। तो ऐसा नहीं होना, विरोध करें, विरोध से अपने समय के अच्छे कार्यों की सराहना करें और सदन में रखें। कोई ऐसी सरकार नहीं होती है जिसके 2-4 काम 10 काम अच्छे न हो। हम कह रहे हैं कि नहीं, सब काम अच्छे होते हैं तो क्यों हटाती जनता, लेकिन अच्छे कार्यों का हमेशा सराहना होनी चाहिए, सकारात्मक। हमारे साथ बात करने के लिए संग्राम सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर सदन में हंगामा क्यों हुआ। सर देखिए, हंगामा क्यों हुआ वो आप सब जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा डिजिटल है। उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो एक बदहाली की दौर से गुजर रही हैं। जिला अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, मशीनें हैं या मशीनें नहीं हैं, डायलिसिस की सुविधा नहीं, MRI की सुविधा नहीं, CT स्कैन की सुविधा नहीं। उसको लेकर के हमारे वरिष्ठ सदस्य समरपाल सिंह जी प्रश्न प्रहर में सरकार का जवाब चाह रहे थे। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। उनके डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जवाब न दे करके ऐसे नेता के बारे में टिप्पणी करने लगे जिस नेता ने इस देश के करोड़ों करोड़ गरीब, शोषित, वंचित, उपेक्षित, पीड़ित, अगड़े पिछड़े, दलित सबको अपने पैरों पर खड़ा करके सम्मान की जिंदगी देने का रास्ता बनाया हो, समाजवादी पार्टी की स्थापना करके उन्हें लोकतंत्र में भागीदार बनाया हो, ऐसे नेता के बारे में गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी इनके डिप्टी CM करते हैं। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाजवादी दोहरे चरित्र के होते हैं। तो मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आपकी भारत की सरकार नेताजी को मरणोपरांत पद्म भूषण देती है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपका डिप्टी CM ऐसे नेता के बारे में ओछी टिप्पणी करता हो। अगर भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों की पार्टी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों की पार्टी हो, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों की पार्टी, तो ऐसे गैर जिम्मेदार डिप्टी CM को तत्काल बर्खास्त करे और उनसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बुला के माफी मंगवाने का काम करे, तब जाके सदन आगे चल पाएगा। ये थी संग्राम सिंह जो सपा के विधायक हैं। इनका साफ तौर पे कहना है जब तक डिप्टी CM ब्रजेश पाठक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक सदन को चलने नहीं देंगे। कैमरा पर्सन मिथिलेश गुप्ता के साथ बसंत मिश्रा, विधानसभा लखनऊ। तो ये थी राजधानी लखनऊ की तस्वीरें जहां जमकर हंगामा देखने को मिला। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में क्या हो रहा हम आपको अब बताते हैं। जहां राष्ट्रीय राजधानी में महिला सम्मान निधि को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है, जहां उनके मैनिफेस्टो को लेकर आतिशी हो या फिर आम आदमी पार्टी पूरा तौर से यानी कि चौतरफा घेरने का प्रयास कर रही है। इन सबके बीच क्या कुछ बयानबाजी हो, वो बयान आपको सुनाते हैं। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर फांसी पे चढ़कर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और आप दोनों फोटोज एक साथ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए, सिख समुदाय का अपमान करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हुए बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो CM कार्यालय से हटा दी है। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इसका विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक जरूर करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने, उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, मंत्री परिषद ने शपथ ली और कल शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। अगर मोदी जी की गारंटी होती,
तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे। राजधानी दिल्ली की है, राष्ट्रीय राजधानी की। तो इन सब के बीच राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल पिछले सप्ताह राजस्थान विधानसभा में भजन लाल सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहकर संबोधित कर दिया था, और जिसके बाद कांग्रेस जोर शोरों से इसका विरोध कर रही है। पार्टी विधानसभा के बाहर भी पूरे राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, और इसके अलावा आज कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने की भी कोशिश की, और इसके लिए यूथ कांग्रेस और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जयपुर से बुलाया गया। पार्टी के कई बड़े प्रादेशिक नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया और इसमें हिस्सा लिया, जिसमें बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, प्रताप सिंह, तमाम ऐसे दिग्गज नेता मौजूद है। बीते दिन जो आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों ने बिस्तर विधानसभा में ही लगा लिया। फिलहाल तमाम हंगामों के बीच सदन जारी रहा, और लेकिन जो ये लगातार चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, या कि उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, विरोध प्रदर्शन चौतरफा आखिरकार क्यों हो रहा है, तमाम ऐसे सवाल है। और उनके साथ मैं पैनलिस्ट के पास जाऊंगी, उनसे सीधे चर्चा करूंगी, और उसके बाद ये इन्हीं सवालों को टटोलने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ केसी जैन जी जुड़ चुके हैं, और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ शौर्य सिंह जी जुड़ चुके हैं, और राहुल सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन जी, इन दिनों चौतरफा हमला, चाहे राजस्थान की बात करूं, दिल्ली की बात करूं या उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों में आपकी सरकार विपक्ष लामबंद, क्या करेंगे? केसी जैन जी, आवाज आ पड़ी? ठीक है, अब वापस से लौटेंगे। शौर्य जी, आज आपने विधानसभा में देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक करके सारे जवाबों का पलटवार दे रहे थे, चाहे अयोध्या की बात करूं, महाकुंभ की बात करूं, हर एक मुद्दे पर आज सरकार की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक वार पलटवार करते हुए नजर आए, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके बारे में कोई भी चीज ऐसी अशोभनीय हम नहीं कहना चाहते, क्योंकि एक वो उस पद पे संवैधानिक रूप से वो एक ऐसे पद पे बैठे हैं जहाँ पे सिर्फ, मैंने कई बार ये बात बोली है कि एक वो ऐसे जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं कि उनके लिए सिर्फ एक महत्वपूर्ण, एक सनातनी कह लीजिए या एक क्राइटेरिया के लोग सिर्फ उनके उसमें नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए कुर्सी पे नहीं बैठाए गए। आज उत्तर प्रदेश की जो पूरी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश का चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो कोई भी जात धर्म का हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मुख्यमंत्री जी की है। और वो सीधे सीधे सनातनी या जिस भी तरीके की बातें वो करते हैं, वो सीधे सीधे दर्शाता है कि वो सिर्फ एक तरफा राजनीति कर रहे हैं, एक वर्ग के लोगों की वो बात करते हैं। दूसरी चीज, आज जिस तरीके से उन्होंने एक संबोधन किया है, देखिए अभी आपने कहा कि वो हर बात का पलटवार कर रहे हैं, वही मैं कहना चाहती हूँ कि वो संवैधानिक रूप से इतने महत्वपूर्ण कुर्सी पे बैठाए गए हैं कि हम कुछ भी गलत उनके लिए नहीं बोलना चाहते।
लेकिन बस यही उनके लिए कहेंगे कि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। सबसे बड़ी उनके लिए कहावत आज के डेट में ये है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जनता को हम ये कहते हैं, आप वहां सदन में आप वहां विधानसभा में बैठ के ये बात बोलते हैं कि जिसको गंदगी दिखी वो सुअर है, जिसको लाशें दिखी वो गिद्ध है। तो क्या लाशें और गंदगी वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादियों को दिखी, कांग्रेस वालों को दिखी, बसपा को दिखी? क्या वो गंदगी आम जनता को नहीं दिखी? क्या वो लाशें आम जनता को नहीं दिखी? तो आम जनता को भी तो आप गिद्ध और सुअर से संशोधन कर रहे हैं। आप ये बताइए। ठीक है, जिस केसी जानी प्रदेश से का पूछूंगी। मुख्यमंत्री आम आदमी को सुअर और गिद्ध का दर्जा देता हो, उस मुख्यमंत्री से हम क्या आशाएं रखें और क्या उम्मीद कर सकते? ठीक है, राहुल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने एक वर्ड में मैं पूरे बात कंप्लीट कर रही हूँ, जाकी रही भावना जैसी महाकुंभ देख तिन तैसी। कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी इस बार? राहुल जी। देखिए, मैं कहूंगा कि सरकार ने एक बहुत ही विफल काम किया है। कुंभ को वो ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर सके हैं। आप जाके अभी भी लॉस्ट एंड फाउंड का जो डिजिटल वहाँ पे सेंटर लगा हुआ है, जो जहाँ पे लापता लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, खोया पाया जाके देखिए। क्या कह रही हैं? खोया पाया केंद्र है वो। जी जी जी। तो वहाँ पे आप जाके दुविधा देखिए, लोगों से बात करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि लोग कितनी दुविधा में हैं। एक बेचारे के पिता खो गए, वो मिल भी गए, दोबारा खो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिलने के बाद भी उनका ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखा गया, वो फिर से खो गए। तो इस तरह का मिसमैनेजमेंट और प्लस जो बार बार आगजनी हुई, जिस तरह से रेलवे स्टेशन पे आपने देखा कि भीड़ को कंट्रोल नहीं हो पाया, ट्रेन कैंसिल हो गई, और किस तरह से स्टैम्पीड में लोग मारे गए, छोटे बच्चे मारे गए हैं, और ऐसे घिनौने बाबाज हो गए हैं हमारे देश में, जो सनातन का नाम बदनाम करने के लिए हमारे भारत की जो हमारी संस्कृति है उसका नाम खराब करने के लिए तरह तरह के बयान देते रहते हैं कि जो लोग लात से कुचल के मारे गए वो स्वर्ग चले गए हैं, जो कुंभ नहीं नहाएंगे वो नरक जाएंगे, उनको फल नहीं मिलेगा। इस तरह से करके, और सरकार ने जो एक बहुत बड़ा बजट खर्च किया प्रचार पे और लोगों को बुलाने पे, और ये तो कह रहे थे कि हम 100 करोड़ के लिए तैयार हैं, 100 करोड़ लोगों के लिए की व्यवस्था की गई है, लेकिन हर तरीके से ये फेल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना दुर्घटना होने के बाद भी, इतने लोगों की जान जाने के बाद भी, इसके बाद भी ये देख रहे हैं कि ये अपने आप पे गर्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट वांट टू एडमिट द प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप इज टू एडमिट, उसके बाद द सॉल्यूशन देखेंगे, और उसके बाद इनकी राजस्थान में देखिए, आपको याद होगा कैसे 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था क्योंकि हमने अडानी पे सवाल उठाया था। बिल्कुल। अमेरिका के कोर्ट ने अडानी पे वारंट जारी कर दिया, लेकिन आज तक यहाँ पे इंक्वायरी नहीं बैठी। यहाँ के ऑफिसर्स और नेताओं को रिश्वत देने के लिए वहाँ वारंट जारी हुआ है, क्योंकि अमेरिका का भी पैसा इन्वॉल्व था। तो ये तो स्थिति बना दी है हम लोग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जुडिशियरी का भी। ठीक है, केसी जान जी के पास। इंदिरा गांधी जी के बारे में जो ये कह रहे थे, आपने अभी बयान दिखाया, तो इंदिरा गांधी जी को समझने की ना इनकी औकात नहीं है। ठीक है, ये मनुवादी लोग तो साध्वी रितंबरा और साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को, महिलाओं का आइडल बनाना चाहती है। साध्वी रितंबरा को इसमें दंगा करने के लिए इन लोगों ने पद्म भूषण दे दिया। अडवाणी जी को दंगा करवाने के लिए भारत रत्न दे दिया। जब भारत रत्न दिया जा रहा था अडवाणी जी को, तो वो बैठे हुए थे, मोदी जी बगल में बैठे हुए थे कुर्सी पे, और राष्ट्रपति जी खड़े होके भारत रत्न दे रही थी, मोदी जी बैठ के ताली मार रहे थे। ये स्थिति बना दी इन लोगों ने। प्रेसिडेंट की कुर्सी पे एक दलित महिला को बैठाया तो, लेकिन उसका सम्मान नहीं, उसको पावर नहीं दिया राष्ट्रपति का। ठीक है, ठीक है, लौटेंगे। ठीक है राहुल जी, लौटेंगे जी। ठीक है, केसी जैन जी, आप तो चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में, कैसे पार पाएंगे? देखिए, वास्तविक स्थिति ये है कि विपक्ष का काम केवल और केवल सत्ता को कोसना मात्र रह गया। सत्ता का कोई भी काम हो, इनको उसका विरोध करना है। विरोध क्यों करना है? विरोध के लिए विरोध करना है, ये दिखाना है कि हम विरोध कर रहे हैं। वास्तव में आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, जब उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव चल रहा था, इसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा
कि आप बुलडोजर बाबा है, इन्होंने कहा कि आप इनकाउंटर बाबा है। जनता ने 2022 के इलेक्शन में जो जनादेश दिया वो बता दिया कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी है, मुख्यमंत्री कैसी है। उसके बाद में भी अलग अलग आरोप लगा रहे। जनता जनार्दन है, जनता सारी चीजों का मूल्यांकन करती है और चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण का काम किया, लेकिन जनता ने उस तुष्टीकरण को खारिज किया। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के काम पर मोहर लगाई। तो चाहे उत्तर प्रदेश से राहुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कंटिन्यू बोल रहे हैं। तमाम सारे उद्योग धंधे यहाँ पर आए हुए हो, नहीं मैंने उनको सुना, उनको धैर्य रख के सुनना चाहिए। बिल्कुल राहुल जी अपनी अपनी बारी में अपनी बारी पे बोले। मैं आधे घंटे बाद तो बोल रहा हूँ तो सबको अपनी अपनी बारी में बोलने का अवसर मिला। देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ये आलोचना कर रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे थे, आज कितने एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश में, आज कितने हेलीपैड बन चुके हैं और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के बराबर का एक चिकित्सा सुविधा के लिए एक हॉस्पिटल बन करके खड़ा हो रहा है और जिले का चिकित्सालय बेहतर हो रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना में कहाँ पे कोई भेदभाव किया गया, राशन वितरण में कौन सा भेदभाव किया गया, या आप देखिए चाहे चिकित्सा सुविधा हो चाहे राशन वितरण की योजना हो, चाहे जी पूछ रहे हैं, लेकिन एक धर्म विशेष के लिए आप क्यों बयानबाजी देते हैं विधानसभा में खड़े होकर आपके मुख्यमंत्री? नहीं देखिए ये सारे लोग एकजुट होकर के सनातन संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का ये विरोध कर रहे हैं। तो जिस चीज का विरोध करेंगे जवाब तो उसी का मिलेगा ना। अगर ये सवाल करेंगे कि भाई आप दीपक क्यों जला रहे हैं अयोध्या में, तो जवाब उसी का मिलेगा। अगर ये कहेंगे भाई महाकुंभ का आप आयोजन क्यों कर रहे हैं, तो जवाब उसी पे मिलेगा। तो ये स्वयं तो जा रहे हैं गंगा नहाने, लेकिन नहीं चाहते कि आम पब्लिक गंगा नहाने पहुंचे। उत्तर प्रदेश में जब इन्होंने 2013 में महाकुंभ का आयोजन किया था तो 5 करोड़ की संख्या थी। आज उत्तर प्रदेश में 60 करोड़ की संख्या पार कर रही वहां पर। तो देखिए दोनों की अगर तुलना कर रहे हैं, उसके बाद में भी इतनी अच्छी व्यवस्था आप देखिए सारे की सारा, अगर जवाब दीजिएगा राहुल जी, अगर लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना ही करना पड़ रहा तो महाकुंभ में प्रयागराज से लौटने के बाद कोई अयोध्या नहीं जाता। ठीक है कैसे जाएंगे? राहुल जी पूछ रहे हैं, आप डिजिटल महाकुंभ की बात कर रहे थे, आप डिजिट नहीं बता रहे हैं, डिजिट छुपा रहे, बता भी रहे हैं। जो क्या चीज छुपा रहे हैं? जितने भी लोगों की जान गई उसमें भी आंकड़े आप छुपा रहे हैं। देखिए जो वो हादसा हुआ वो दुखद हादसा हुआ और उसके बाद भी उसमें कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है। बड़े स्तर की जांच अब भी उसमें चल रही है। लेकिन आप अगर कहीं पे कोई दुर्घटना घट गई तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ट्रेन के नीचे कोई आ जाता है तो ट्रेनें बंद हो जाती है, ऐसा नहीं होता। लोग एरोनॉटिक्स में जो जाते हैं, जो मंगल पे जाने का प्रयास किए, चंद्रयान जो भेजे, अगर फेल हो गया तो इसका मतलब वो रास्ता बंद है, ऐसा नहीं होता। बिजली के करंट से अगर कोई दुखद घटना घट जाए तो बिजली आना नहीं बंद हो जाती। ठीक है किसी तो कुल मिला के वो दुखद घटना थी और उसके लिए बिल्कुल वो उसकी कहीं पे भी सराहना नहीं की जा सकती है। लेकिन आप ये देखिए करोड़ों करोड़ लोगों ने कुंभ स्नान का लाभ लिया है, महापुण्य का उदय है ये। और अगर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, 60 करोड़ लोगों की संख्या पार कर जा रही है और लोग आह्लादित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं और मेले से निकलने महाकुंभ से लौटने के बाद अयोध्या भी जा रहे हैं, काशी भी जा रहे हैं, मथुरा भी जा रहे हैं। और एक चीज बड़ी चीज 3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर टर्नओवर हुआ है। ठीक है केसी जैन जी लौटेंगे। जनता को बड़ा फायदा। ठीक है राहुल जी जिस प्रकार से बीजेपी के कई दिग्गज नेता कह रहे हैं ये हार की टीस है, आप लोग सदन इसलिए नहीं चलने देते हैं। पहले लोकसभा में भी यही हाल है, विधानसभा में भी आपकी वही रवैया देखने को मिल रहा है, आखिरकार क्यों? देखिए मैं एक बात बता दूं कि मेरे एक भाई साहब खुद जज हैं। तो जब इस देश में एक सीबीआई जज की हत्या हो जाती है और जब पिटीशन फाइल होता है और सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि नहीं इंक्वायरी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तो भैया नागरिक के तौर पे हम सब डर जाते हैं कि सीबीआई का जज की हत्या हो जाती है और उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं होगी, इसका कोई रीजन है? जब मसीह पकड़ा गया चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस में, चंद्रचूड़ साहब ने उसे डांटा कि तुमने लोकतंत्र की हत्या की है, तुमने संविधान की हत्या की है, और
उसके बाद उसको छोड़ दिया जाके। अरे उसको जेल में क्यों नहीं रखे? इलेक्शन मैनिपुलेट करते हुए आपने पकड़ लिया, उसको सबूत दिखाया कि देखो सीसीटीवी में तुम देख के यहाँ क्रॉस कर रहे हो, विपक्ष का वोट काट दे रहे हो, बीजेपी को जितवा दे रहे हो, और बीजेपी के कहने पे उसने किया, बीजेपी को कुछ नहीं। तो ये जो असंवैधानिक प्रोसेस चल रहा है हमारे देश में, ये बहुत ही डरावना है, समझिए इस चीज को। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जब भरतपुर स्टेशन में एक मेजर की वाइफ जाती है, उससे नग्न करके पीटा जाता है, वहां का थानेदार मारता है, एक एक्स कर्नल की बेटी, एक मेयर की वाइफ, उसको पीटा जाता है थाने में। क्यों? क्योंकि वो कंप्लेन करने गई थी कुछ चंद दंगाइयों का, जो 2 जीप में 2 गाड़ी में बैठ के उसको रास्ते में छेड़ रहे थे, मारे, उसको गालियां दिए। तो ये स्थिति है। उड़ीसा की बात मैं बता रहा हूँ, नई सरकार बनी है बीजेपी का, वो धमकी दे रहे थे सरकार की। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें इसे सोमालिया बनने से रोकना पड़ेगा। आज ये बताते नहीं, ये गर्व लेते हैं, योगी जी इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं। अगर इन्हें भारतवर्ष से प्रेम है, अगर मोदी जी को भारतवर्ष से प्रेम है, अगर हमारे शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के हर बड़े नेता से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर भारत की अखंडता और आप भारत को एक रखना चाहते हैं, तो आप मणिपुर के बारे में आप कुछ दुखी क्यों नहीं है? ठीक है, ठीक है, आप कंसर्न क्यों नहीं है? आसाम जाते हैं मोदी जी, 200 ठीक है राहुल जी, क्यों नहीं चले जाते हैं? ठीक है, रुकना होगा। नहीं राहुल जी से एक योगी जी के मुंह से सुनाई नहीं देता है कि मणिपुर में सिविल वॉर चल रहा है, होती है तब ये कहा कि हमारे देश की अखंडता पे खतरा मंडरा रहा है। एक बार भी ये लोग नहीं बोलते हैं। पालघर में साधु संतों की जब मॉब लिंचिंग होती तब तो आप कुछ बात नहीं कहते हैं, वो पूछ रहे हैं। नहीं, हम तो लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये इंक्वायरी बिठाते हैं क्या? 11 साल में एक भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बैठी है, एक भी इसी तरीके से राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान में जब इनकी सरकार थी तो नारे लगा करके एक टेलर की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, मैं मुद्दे पे वापस आती हूँ। ठीक है भाई, राहुल जी मुद्दे पे वापस आई। ठीक है, मैं सौर्या जी के पास जाऊंगी। ठीक है टेलर की हत्या क्यों कर दी? सौर्या जी, आज मुख्यमंत्री पूछ रहे थे कि आपने गंगा की सफाई तक नहीं की थी जब आपके शासन। ठीक है भाई, राहुल जी रुकना होगा, रुकना होगा। साध्वी प्रज्ञा जैसी दंगाई नहीं बनेगी। ये क्या तरीका है राहुल जी, प्लीज। सौर्या जी नहीं, इन्होंने भाषण का मंच बना रखा है इसको। ठीक है, बनारस में इनको लगता है कांग्रेस के भाषण का मंच है। राहुल जी रुकना होगा अभी, सुन रही है। बीजेपी नेताओं ने मास रेप किया, क्या कर रहे हैं आप लोग उसके बारे में बताइए। अपनी बारी में बोलिए, इस तरह से डिबेट नहीं होगी, प्लीज रुकना होगा अभी। मुझे अभी बयान दिखाया था कि बेटी बहनों के इज्जत पे खतरा था, राहुल जी शासन था। मैं कंटिन्यू आपको मना कर रही हूँ। बेटियों के लाश को जला दिया जा रहा है घासलेट डाल के। ठीक है, इनकी आवाज को डाउन कर दिया जाए, फिर मैं सौर्या जी के पास जाना चाहती हूँ। सौर्या जी, जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि आप लोग सवाल किस उस स्तर से उठा रहे हैं, क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री आते हैं जब आपके शासनकाल में कुंभ था, वो नहाने से मना करते, रोते बिलखते वापस चले जाते हैं, क्योंकि गंगा आपने नहीं साफ कर पाए थे। आज 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को इन्होंने स्नान करवा दिया है। जवाब दे दीजिए सौर्या जी। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बता दिया गंगा कितनी स्वच्छ है, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, सेंटर की। सौर्या जी से मैं सवाल देखिए, सबसे एक मिनट राहुल जी, मैं 1 मिनट बोल लूं फिर आप बोलिए प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा जो एजेंडा है, सॉरी फॉर माय वॉइस, बट भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा एजेंडा यही है, सिर्फ ये गिनाना, जब आप सत्ता में बैठने के बाद भी आप अगर मजबूर हैं विपक्षियों की सरकार में रहे की कमियों को गिनाना, तो आप सोचिए कि आज आप कहाँ खड़े होते हैं। 11 साल के शासन के बाद भी अगर आपको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा की कमियां गिनाना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि आप कहाँ आज स्टैंड करते हैं। और आज जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो पूरी जनता को सुअर और गिद्ध संबोधित कर रहे हैं, इनका स्तर भारतीय राजनीति में कितना गिरता जा रहा है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और विपक्ष में है हम एक पिछले 11 साल से। 11 साल एक बहुत बड़ा अंतकाल होता है। आपका ये शासनकाल था, फिर उसके बाद ही ये हुआ है कुंभ जी। तो मैं यही पूछ, तो भी 11 साल कुछ होता है। 11 साल में भी अगर आप अपनी चीजों को दूसरे के सरकारों से कंपेयर कर रहे हैं, तो सर वेयर आर यू स्टैंडिंग, व्हाट यू हैव डन इन 11 years। अगर आप यही काम कर रहे हो तो आप
इंडियन करेंसी ले लीजिए, चाहे आप पासपोर्ट ले लीजिए, आपने हर एक जगह पे हमें नीचे गिराया है। Where are we standing? आप अभी तक गंगा जी की साफ और सफाई पे ही अटके हुए हैं। और जो पढ़ा लिखा हमारा वर्ग है वो जानता है, हम राशन कह लीजिए, हम भुखमरी के स्तर पे भी हैं, 105वें रैंक पे हैं हम लोग। तो एक जो पढ़ा लिखा वर्ग है, देखिए ये लोग संसद में या विधानसभा में हंगामा करना और सारी चीजें करना, ये लोग सवालों के जवाब ना देना, स्थगित कर देना चीजों को, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं, इनके पास आंकड़े नहीं, इनके पास मुद्दों का पूरा एक जिसको हम कहते हैं डीएनए रिपोर्ट नहीं। ठीक है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आज हवाई में चल रही है इनकी सरकार। आप सपा से सवाल पूछेंगे तो क्या कहाँ खड़े हैं आप? 27 में किस बात को लेकर आप चुनाव में वोट मांगने जाएंगे जनता से? जी देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि जिस 11 साल की बात चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कर रही है, आप देखिए कि यहाँ पर गैस सिलेंडर की किस तरीके से किल्लत थी, किस तरीके से मारामारी। 13 करोड़ लोगों के पास गैस सिलेंडर हुआ करते थे, आज 40 करोड़ लोगों के पास कोई गैस के सिलेंडर है। और रही बात बेरोजगारी की या रोजगार की, समाजवादी पार्टी कार्यकाल में मात्र 2.5 लाख नौकरियां दे पाए और हमने 7.5 लाख नौकरियां जनता को डायरेक्ट दी और 1 करोड़ लोगों को लगभग हमने स्वरोजगार उपलब्ध कराया। तो देखिए, कहने की बातें तो बहुत कुछ हो सकती है। इनके समय में कितने शहरों में मेट्रो थी, तो तुलना कहाँ हो रही है? आज कितने शहरों में मेट्रो है? पहले आपके पास आप देखिए कितने एयरपोर्ट थे, आज कितने एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में ही। या फिर आप देखिए पहले कितने एक्सप्रेसवे थे, आज 6 से ज्यादा बड़े नए एक्सप्रेसवे बनकर के खड़े हैं उत्तर प्रदेश में। तो चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर एक्सप्रेस हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, तो आप देखिए कि पूरे की पूरे उत्तर प्रदेश में हमने ओवरब्रिजों का जाल बिछाया, हमने रोडों का जाल बिछाया, हमने जनता को रोजगार भी उपलब्ध कराया, हमने चिकित्सा सुविधा बेहतर करने का काम किया, हमने लोगों को खाद्यान्न भी देने का काम किया। किसानों के लिए हमने 6,000 रुपए वार्षिक किसानों को दे करके 3 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों का इस तरीके से बांटने का काम किया, 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को। तो कुल मिला करके उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। मेन चीज ये अपराधियों का यहाँ पर सफाया हुआ, जिस तरीके से गुंडों माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाल पोस करके यहाँ पर माननीय बनाने का काम किया था, आज वो माननीय नहीं है। आज गुंडों माफियाओं से जनता नहीं डरती है, आज स्थितियां बहुत बदली है। यही कारण है कि बार बार जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। लोगों के अंदर से डर और भय समाप्त हुआ है। 30 सेकंड मैं बोलूंगा। और एक चीज है, समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में एक भी इन्वेस्टर्स मीट उत्तर प्रदेश में नहीं करा पाई, क्योंकि कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति यहाँ आना भी नहीं चाहता था, मतलब मीटिंग में भी नहीं आना चाहता था। और हमने तो यहाँ पर 5 इन्वेस्टर्स मीट उत्तर प्रदेश में कराई। बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और यहाँ पर लोगों का रोजगार भी बढ़ रहा है। केवल घिसी-पिटी बातें कर रहे हैं। ठीक है राहुल जी, जिनके समय में मॉब लिंचिंग होती थी, जिनके समय में हत्याएं होती थी, जिनके समय में कुठाराघात होता था, आज अगर वो चीजें रुकी तो इनको क्या दिक्कत हो सकती है भाई? ठीक है राहुल जी। जी देखिए, ये बता रहे हैं जहाँ तक कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि जो हमारा आर्म्स एक्ट में जितने भी क्राइम्स होते हैं, नंबर ऑफ केसेस अंडर आर्म्स एक्ट, उसमें यूपी 16 पे है, 16 पर लाख। जो नेशनल एवरेज है इंडिया का वो 5.4 है। हमारे नेशनल एवरेज के 3 टाइम्स है यूपी में नंबर ऑफ केसेस अंडर आर्म्स एक्ट। अरे पता नहीं कौन सा डाटा आप लेकर के बैठ जाते, फर्जी बड़ा करते बैठ करके। मैंने आपको बोलने दिया, गैस सिलेंडर बताइए कितने थे आपके समय में? एनसीआरबी का डेटा बोल रहा हूं। 2009 में आपके वहाँ गैस सिलेंडर कितने थे बताइए? में यूपी नंबर 1 पे आता है। कितनी जनता के पास गैस सिलेंडर थे? आज कितनी जनता के पास में गैस सिलेंडर है 2023 में? उसमें से आप बताइए ना, 44 में यूपी में जनता को क्या लाभ मिला बताइए ना। 12,000 किसान सुसाइड करता था आपके समय में प्रति वर्ष। सुन लीजिए, आज किसान सुसाइड नहीं कर रहा है। अब ऐसे बीच में आज किसानों को लाभ मिल रहा है, किसानों के लिए आज हम काम कर रहे हैं। अरे भैया, आपके समय में जहाँ सरकारें नहीं, आपने हिंदुत्व की मॉब लिंचिंग करवाई। ठीक है, एक साथ किसी जैन जी आप सुन लीजिए, आप इनका जवाब आपसे लूंगी। ठीक है बोलें। बिहार में बिहार जो है लिटरेसी रेट में पूरे इंडिया में नंबर लास्ट पे आता है, लिस्ट में नंबर लास्ट है हमारा। ठीक है, सबसे खराब लिटरेसी रेट है हमारा बिहार का।
पिछले 11 साल में इन्होंने बिहार के लिटरेसी को, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं। एनडीए का सरकार रहा है, मैक्सिमम नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रहे हैं बिहार में, इन्होंने कुछ नहीं किया है। पूरे देश में 2013 में 14 में पूरे देश में 11 लाख कुछ स्कूल्स थे सरकारी। आज 10 साल बाद, 11 साल बाद उस स्कूल का जो संख्या है वो 10 लाख 17,000 रह गया है। 1.5 लाख स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, जबकि इन्हें 4, 5, 10 लाख स्कूल और बनाने चाहिए थे, इन्होंने 1.5 लाख स्कूल बंद कर दिए। तो सोचिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, इंडिया का जो जीडीपी था 2014 में, उसका जितना परसेंट लगता था एजुकेशन पे खर्च करते थे, हेल्थ पे खर्च करते थे, आज जीडीपी 3 गुना बढ़ गया 11 साल में। लेकिन जो एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च है वो 1.5 गुना ही बढ़ा है। तो आप देखिए कहाँ ये हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी ये इंडियंस को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? कैसी जान जी? और जहाँ तक संसदीय देखिए भाषा की बात है, ठीक है, तो कांग्रेस ने देश को गर्त में ले एक शॉर्ट पे अपनी बात को खत्म करिए, क्योंकि समय इतना नहीं है कि हम एक ही लोगों को बात सुनते रहेंगे। कि भारत देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ठीक है, भारत देश की इकोनॉमी बढ़ी है, भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि अच्छी हुई है, तमाम सारे देशों के राहुल जी जवाब दे रहे हैं आपके तो हम मध्यस्थता करने का काम कर रहे हैं। आज भारत देश को पूरा विश्व भारत देश को इस दृष्टि से देख रहा है कि भारत देश लगातार विकास कर रहा है और भारत देश से मदद की दृष्टि से हर एक देश देख रहा है। दोनों लोग कंटिन्यू बोलते रहेंगे, कैसे आवाज आ पाएगी भाई? अब इनको आप चुप कराइए, जवाब ले लें तभी तो राहुल जवाब जी दे रहे और इलेक्शन कमीशन बहुत कम समय होता है, हमको सबसे जवाब भी लेना होता है उसका। केसी जैन जी जल्दी 10 सेकंड में, फिर मैं एक इंटरेस्टिंग बात इस डिबेट में लाने वाली हूँ। ठीक है, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं सौर्या जी से पूछूंगी। मुख्य चीज ये है कि कांग्रेस का काम केवल और केवल हर एक योजना को कोसना है। लेकिन आप ये देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि कैसी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर कोई भारत देश को बढ़ता हुआ देख रहा है। भारत देश का मान सम्मान बढ़ा, इतना ही नहीं हमारे केसी जैन जी, अभी आपने जिक्र किया कि भारत का सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले पानी पी के जिस ट्रम्प को ये लोग मतलब कि उनका विरोध कर रहे थे, उनका एक बयान उन्होंने एक बयान दिया था एलन मस्क को टैग करते हुए। उन्होंने कहा कि मशीनें वोटिंग के लिए नहीं बनी है, वो इसके लिए सही नहीं है। चुनाव के लिए सबसे सुरक्षित माध्यम बैलेट पेपर है। एक प्रोफेसर ने कहा था कि चुनाव के लिए पेपर बैलेट ही सही है। सौर्या जी, अभी तक कुछ दिन तक के तो विरोध कर रहे थे, एकदम से ट्रंप के बयान पर हामी है, क्यों? देखिए वहाँ पे सौर्या जी से जवाब ले लेते हो, आपसे भी इस पर जवाब दूंगी। ठीक है, सौर्या जी, चुनाव का सिस्टम वहाँ पे अलग है और यहाँ पे डायरेक्ट चुनाव होता है, वहाँ पे इनडायरेक्ट चुनाव होता है। जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इनडायरेक्ट होता है। आम पब्लिक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देती, विधायक सांसद वहाँ पर चुनाव में वोट डालते हैं, जब चुने हुए जनप्रतिनिधि वोट डालते हैं, वहाँ का सिस्टम अलग है। तो यहाँ भारत देश जो है वो अपना नाम भी भूल गए हैं, दूसरे पार्टी के प्रवक्ता के क्वेश्चन को भी खुद जवाब दे रहे हैं। अरे माननीय, कम से कम अपने बड़े नेताओं को भी ये चीज समझाइए कि जो मुद्दे हैं उनका जवाब देना सीख जाएं। इनके पक्ष में कोई निर्णय आ जाए, ठीक है, कैसे जान की आवाज मिल पा रही मेरी? जुडिशरी ठीक हो जाती है, उनका कनेक्शन कट गया, इसीलिए वो मेरी बात नहीं सुन पा रहे। कोई निर्णय आता है तो जुडिशरी खराब हो जाती है, जजेस खराब काम करने लगते हैं। ये तो वो लोग हैं, वो नहीं रुकेंगे, भारत देश की वो बोलेंगे ये भारतीय जनता पार्टी है। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, यानी भारत देश की सेना और भारत देश के 100 पे सवाल उठाते हैं, तो इनको क्या कहा जा सकता है? ठीक है, सौर्या जी जवाब दीजिए। तो सामने देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज इनकी आवाज फिर से आने लगी। सौर्या जी कंप्लीट करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारी आम जनमानस है, आम जनता है, उसको भी यही चाहिए कि हमारा जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से ही हो, ना कि ईवीएम से हो। क्योंकि अगर ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो एक उपचुनाव भी बीता मिल्कीपुर का, हमने जिस तरीके से वहां बदमाशी दंगई अपनी आंखों से देखी है, जहां जहां उपचुनाव हुए वहां देखी है, कैसे आम जनता विश्वास कर ले आज ईवीएम का या आज इलेक्शन कमीशन का। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर डायरेक्ट हमने हमेशा सवाल खड़े किए, उनसे मदद की गुहार लगाई, उन पे टीका टिप्पणी नहीं की, उनसे मदद की गुहार लगाई।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सीधे सीधे विपक्षियों के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। एक भी कोई भी रिटन हमारे पास ना एप्लीकेशंस आए कंप्लेंट के, ना कोई सफाई आई इलेक्शन कमीशन को के तरफ से। जब मिल्कीपुर की चुनाव में जो भी डिफॉल्ट्स हुए, फॉल्ट्स हुए, तो आज हम लोग जो राजनीति करते हैं वो हम लोग ग्राउंड लेवल की राजनीति करते हैं। आम जनता, जनमानस के साथ हमारी कनेक्टिविटी है। जनता यही चाहती है कि आप एक इलेक्शन जो है वो बैलेट पेपर पे करके देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी की औकात आपके सामने आ जाएगी। ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की। ये सच्चाई है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा है। और ये बात सच है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको जो हमारी पार्टी ने सफेद कफन पहनाया था वो कहीं से गलत नहीं था, वो सही था। क्योंकि जब हमारा दिल दुखता है, जनता का दिल दुखता है, वो देखते हैं कि हम सही होते हुए भी, मेहनत करते हुए भी इस तरीके से सत्ता का आप गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन का आपने गलत इस्तेमाल किया है, तो हम मजबूरन हमें वो चीजें आपके सामने वो साझा करनी पड़ती है। सीधी सीधी बात है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी ये अहम पे अपने बात ले लेना, एक चुनाव 27 का एक चुनाव आप बस कर दीजिए, आप बैलेट पेपर से आपकी औकात समझ में आ जाएगी। आप एक विधानसभा का विधायक अपनी पार्टी का नहीं बना पाए। ये हैसियत है भारतीय जनता पार्टी की। केसी जैन जी। जी बताएं। देखिए, अभी जो चीज समाजवादी पार्टी कह रही थी, तो दरअसल क्या है कि समाजवादी पार्टी जब भी इलेक्शन जीत जाती है, 2017 में 2012 में इन्होंने फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनाई, तब यही ईवीएम मशीन ठीक हुई। जब हिमाचल में कांग्रेस जीत जाती है तब यही मशीन ठीक हो जाती है। कोई सवाल नहीं। केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार बना लेते हैं तब ईवीएम पे सवाल नहीं। लेकिन जो भी जैसे चुनाव ये हारते हैं तब ये कहते हैं कि भाई ईवीएम मशीन गलत है। अगर कांग्रेस को ईवीएम मशीन पे इतना ही शक था तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको शक था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें छेड़छाड़ हो सकती है, फेरबदल हो सकता है, आप आइए इसको जो है इसमें इंटरप्ट करके दिखाइए, तब तो कोई दल, कोई साइंटिस्ट को किसी भी हैकर को लेकर के नहीं पहुंच पाया कि भाई किसी हैकर को लेकर पहुंचते कि देखिए हैक कर लिया गया ये मशीन। दूसरी बात क्या है कि जब आपकी सरकार थी तब आपने बंद कर दिया होता, लेकिन इनका दोहरा रवैया होता। जब इनकी सरकार होती है तब ये जाति जनगणना की बात करेंगे, नहीं बात करेंगे, लेकिन जब सरकार नहीं होगी तो कहेंगे हम जाति जनगणना कराएंगे। जब ये सरकार में होंगे तो कहेंगे ये मशीन बहुत बढ़िया काम कर रही है, जब ये सरकार चली जाएगी कहेंगे ये मशीन कराएंगे। यानी कि देखिए, जनता जनार्दन के फैसले के ऊपर उसको अस्वीकार करना ये बहुत ही निंदनीय, घृणित और गलत है। और जिस औकात की बात कर रही थी समाजवादी पार्टी, इनको औकात जनता ने दिखा दिया। जनता ने इनको धक्का देके बाहर कर दिया प्रदेश से। 2012 से लेके 17 तक फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी। फिर भी 17 में फिर नहीं, मेरी बात आ जाए। ये लोग इतना बिल्कुल हल्ला बोल करते हैं, मैं 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ। 2017 में इन्होंने कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया, परिणाम क्या हुआ? मिलकर के ही 50 सीटें नहीं ला। बहन जी के साथ इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, परिवार की 5 सीटें समाजवादी पार्टी हार गई। बहन जी 0 से 10 पे पहुंच गई। तो ये किसी भी दलित पार्टी को, दलित महिला को आगे बढ़ते हुए नहीं देना चाहते। इन्होंने कहा भाई बहन जी ने बेईमानी कर ली, मतलब अपने साथ जिनके साथ गठबंधन किया उनको नहीं छोड़ा समाजवादी पार्टी ने, और इन्होंने तो गेस्ट हाउस कांड किया था बहन जी के साथ, तब भी नहीं छोड़ा था। तो बहन जी ने बात कही जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। बाकी जनता ने किसको पसंद किया है, किसको नहीं पसंद किया है, उसकी लोकप्रियता पे अगर जिस दिन आप आ जाएंगे, अगर लोकप्रियता पे चुनाव होने लग जाए, सबसे पहली कुर्सी आपकी जाएगी, याद रखिएगा ये बात। जब ये चुनाव हारते हैं तब ईवीएम मशीन पे ठीक रहा, लेकिन चुनाव जीत जाए वही ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है। अगर इनको इतनी दिक्कत है तो जितने भी सांसद हैं समाजवादी पार्टी के सारे इस्तीफा दें और तादाद में क्यों बंद करा दिए? वही बात कहें कि अगर ईवीएम मशीन के बजाय जब बैलेट से चुनाव होगा तब हम अपने आप को विजयी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। 1000 से ज्यादा अपने स्कूल क्यों बंद करवा दिए केसी जैन जी आपकी सरकार ने? देखिए, फर्जी डाटा पेश कर रहे हैं और इनको मालूम सब है, बताना नहीं चाहते। दरअसल जिन विद्यालयों में बच्चे कम थे उन विद्यालयों को मर्ज किया गया। पता चल रहा है टीचर है 7
और बच्चों की संख्या है 10, तो ऐसे स्कूल का क्या मतलब हुआ कि पास के स्कूल में उस कॉलेज को मर्ज किया गया। मर्ज करने से क्या हुआ कि जो टीचर थे उनको बच्चे मिल गए और बच्चों को टीचर मिल गए। एक विद्यालय ऐसा है जहाँ 4 टीचर है, 400 बच्चे। एक विद्यालय ऐसा है जहाँ 60 टीचर है और 10 बच्चे, तो उनको मर्ज किया गया। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक है सौर्या जी, ठीक है। राहुल जी लास्ट कमेंट। ठीक है सर, करेक्शन करके ठीक है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इन दिनों ज़्यादा सियासत महाकुंभ पर पुरजोर नजर आ रही है। इन सब के बीच चाहे मैं राजस्थान की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं या फिर दिल्ली की, सभी जगह पर सियासी पारा इन दिनों हाई नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि इन सब के बीच जहां सरकार लगातार विपक्ष के आरोपों का पलटवार भी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में चुनाव है उन सब के बीच ये सियासी पारा कितना बिहार के सियासत में देखने को मिलेगी वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल थे, देखते रहे प्राइम टीवी।